डाइवोर्सेस, शादी हुए 4 दिन बाद डाइवोर्स, शादी हुए 15 दिन बाद डाइवोर्स। और चलो ये तो ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं बैठा। 15 साल शादी को हो गए, 3 बच्चे हैं और फिर डाइवोर्स। क्यों हो रहा है ये? मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ती है। एक आर्टिकल गुलाब कोठारी जी का मैंने पढ़ा, राजस्थान पत्रिका में एक संपादकीय था उनका, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात थी। उन्होंने 2 सेंटेंस उनकी बात की, मैं कहूँगा आपके दिल को छुएंगे वो बात। आजकल डाइवोर्स हैज़ बिकम ए फैशन। उसमें लिखा है कि माँ बाप डाइवोर्स के नाम पर बेटी का किराया लेने लगे हैं। सुनिए, एक एक शब्द को समझिए, माताएं बैठी हैं यहाँ पर। आजकल माँ बाप डाइवोर्स के नाम पर अपनी बेटी का किराया लेने लगे हैं। जीवन यापन के लिए 2-3 डाइवोर्स काफ़ी हैं। आर यू गेटिंग मी? सुनिए, इस बात को समझिए, थोड़ी बहुत गहरी बात है। एलमनी जो हम मांगते हैं, वर पक्ष की तरफ से जो उसका मेंटेनेंस के लिए खर्चा मांगते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अदालत में चले जाइए, घरेलू हिंसा का केस लगा दीजिए अपने दामाद के ऊपर, उसके सास ससुर पर, और आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। इट इज़ बिकमिंग ए प्रोफेशन। चेक इट, इसको संभालिए, इसको रोकिए, नहीं ये घरों को बर्बाद करेंगे। इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा है, बिगाड़ने में भी और सुधारने में भी, क्यों बिगड़ती भी माँ से हैं बच्चियाँ। मैं आपको बताऊं, एक संगोष्ठी में बात आई थी और मैंने वहाँ ये कहा था कि इसको बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल इसका भी है, बहुत बड़ा रोल इसका भी है। माँ के हाथ में मोबाइल और बेटी के हाथ में मोबाइल। क्या बनाया है? कढ़ी बनाई है, उसमें चटनी डाली कि नहीं, उसमें पकौड़ी डाली कि नहीं, सुबह से शाम तक माँ और बेटी की बात चलती रहती है। कोई ज़माने में हमें सुनते थे कि यहाँ से डोली चली गई, अब ससुराल से अर्थी निकलेगी, लेकिन माँ का मन नहीं मानता। परिवार छोटे हो गए, एक लड़की एक लड़का, अब लड़की से मन तो भरता नहीं है, ससुराल को तो भेज दिया उसको, तो सुबह से शाम तक माएँ उनसे बात करती रहती हैं। नतीजा होता है कि बच्ची का वास्तव में जो घुलना मिलना अपने वर पक्ष की ओर होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और वो माँ से ही जुड़ी रहती है, और वो एक कारण बन जाता है कभी कभी। इसको समझिए, माँ का एक कर्तव्य बनता है कि बेटी को कहीं नहीं। बेटी, मेरे पास भी ऐसे केसेस आए हैं, समाज के और लोगों के पास भी आते होंगे। महावीर स्वामी के मंदिर से संबंधित मैं रहा हूँ, वहाँ एक महिला हमारी अध्यक्षा थी, उनकी पोती की शादी में मैं गया। 6 महीने 7 महीने गुजरे होंगे। एक उन्होंने, भाई साहब मैं आना चाहती हूँ, आइए। वो आई, उनका लड़का आया, बहू आई और वो पोती आई। साहब इसका डाइवोर्स करवा दीजिए। मैंने 2-2.5 घंटे तो लगाए उनके साथ में, और उस बेटी को ये समझाया मैंने, आज तो ये माँ तुम्हारा पक्ष ले रही है, कल तुम ही इसके माँ के द्वारा ही दुत्कारी जाओगी। उस बच्ची के कुछ बात समझ में आ गई। मैंने कहा आज माँ कुछ भी कहे, पिताजी कुछ भी कहें, दादी कुछ भी कहे, तुम कड़वी घूंट पीकर अपने ससुराल चली जाना। वो लड़की ससुराल चली गई, आज तक आनंद से रह रही। सवाल ये, समाज का ये रोल है, हम लोग उसमें अग्नि डालते हैं, घी डालते हैं उस अग्नि में, आगे बढ़ाते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं। इस पर एक मुकदमा और लगा दो, ये तो हमारी बड़ी लड़की का जीना हराम कर दिया, तो घरेलू हिंसा का केस लगा दो, कंवर साहब अरेस्ट हो जाएं, सास ससुर अरेस्ट हो जाएं। अरे जिनको आपने संबंधी बनाया है उनको आप जेल भेजने में संतोष ले रहे हैं। सोचिए इस बात को। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको सोचिए। आपने ये मामला उठाया पोस्टर्स में, मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे विचार हमको कुछ समय के लिए तो अभी टालने चाहिए, ये सफल होने वाले नहीं हैं। पोस्टर्स की तो होड़ लगी हुई है, हमारे मुनि महाराजों के और माताओं के जो पोस्टर आते हैं, हर दफ़ा उनका साइज़ 2 इंच बढ़ जाता है। बनारस हर दफ़ा पोस्टर जो निकलता है 2 इंच बड़ा। आपके पास दीवार नहीं है कहीं पर, कहाँ आप उनको लगाओगे, और फोटो में बड़ी बड़ी लगती हैं, उनको आप कैसे रोकोगे? तो इसी चक्कर में कभी कभी ये भी हुआ है कि जैन तीर्थंकर का हम पोस्टल स्टैंप नहीं निकलने दिया हमने, कि साहब वहाँ अगर टिकट लगाएंगे तो उस पर ठप्पा लगाएंगे, लोग उसको सलाइवा से टच करेंगे। तो ये तो बहुत सारी बात है। हमारी पूजा की किताबें भी बहुत सारी पुरानी हो जाती हैं, फट भी जाती हैं। तो आप अभी बेनारस साहब हमको बताएंगे कि उनका डिस्पोजल कैसे किया जाए। बनाइए ज़रूर, लेकिन उनका डिस्पोजल का तरीका सीख लीजिए। उनको आप किस रूप में काम में ले सकते हैं वो सोचिए।
लेकिन ये निर्णय तो गलत हो जाएगा कि हम उनको छापे ही नहीं या हमारे मंदिर में लगाए नहीं। तो मंदिर यशोदानंद जी में अगर पोस्टर लगेगा नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि तरुण सागर जी महाराज कब आ रहे हैं? क्या करोगे आप? उस पोस्टर को देखने के लिए बाहर जाएंगे? अरे जब जो पोस्टर आएगा, फोटो आएगी, क्या करोगे आप उसमें से? फोटो काट के लगाओगे क्या? ईमानदारी की बात करो। देखो, तो प्रैक्टिकल जब तक आप लोग नहीं होंगे, ये सुधार के सब विषय ऐसे ही हमेशा चर्चा करो, भूल जाओ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेट इज बी प्रैक्टिकल। वो प्रस्ताव पास करो जिसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी, बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमको आडंबर छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हम वैवाहिक कार्यक्रम भी करें, सादगी से करें, पंच कल्याणक करें, सादगी से करें। एक पुस्तक में एक लेख पढ़ा था साहब मैंने, शायद सरिता में था, वो आपको जरूर कहना चाहता हूँ। पंच कल्याणक मतलब पंचों का कल्याण, पंच कल्याणक मतलब पंचों का कल्याण, ये टाइटल था उसका। हम भी किसी मंदिर के पंच हैं तो हमने कहा देख तो लें अपना कहाँ कल्याण हो रहा है। तो पढ़ा तो उसमें मालूम पड़ा कि किन आदमियों का कल्याण होता है? टेंट वाला, माइक वाला और केटरिंग करने वाला, और ऐसे करते करते एक प्रतिष्ठाचार्य का भी नाम था, उनका भी कल्याण होता है कि अच्छी प्राप्ति होती है उसमें। तो 5 आदमियों का कल्याण होता है, लेकिन जिस मंदिर का पंच कल्याणक होता है उसके लिए कुछ नहीं बचता। तो ऐसे पंच कल्याण करने से क्या फ़ायदा? आप पंच कल्याणक इसलिए करो कि उस मंदिर में जिसमें प्रतिमा जी विराजमान की गई हैं उसका कुछ उद्धार हो, उसका कुछ विकास हो, उसकी बात आगे बढ़े। तो मैं यही सोचने की बात है। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत विवेकशील हैं, सुधार होने चाहिए। सुधार कैसे हो, हम कौन सी चीज़ को पहले अडॉप्ट करें, बहुत लंबी लिस्ट है, और जितना सोचो उतनी ही कमी नज़र आएगी आपको। लेकिन 2 मुद्दे 4 मुद्दे पकड़ लीजिए, उसमें करिए, थोड़े से अपने दांतों को मजबूत करिए, काटना सीखिए। आप जात पार तो नहीं कर सकते, अब आप कर दो जात पार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 21 आदमी समाज के इस बात के लिए तत्पर हो जाएं कि हम तो हर शादी करने वाले के जाएंगे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो बाहर खड़े हो जाएंगे, जो आएगा कहेंगे कि साहब आप अंदर मत पधारो, 10-5 खाने उनके बेकार होंगे, उसके बाद आपकी बात मानी जाएगी और समाज सब समझेगा इस बात को। तो मेरा यही कहना है कि विचार तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। आप लोग सब मिलकर कुछ मजबूती लाइए, मजबूती सबको लानी पड़ेगी। होड़ करना बंद कर दीजिए, किसी की कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर साहब, देयर इज़ नो लिमिट टू एनीथिंग। मैं अपनी सीमा जानता हूँ, और अगर मैं होड़ा होड़ी में कर्जा करके अपनी बेटी या पोती की शादी करता हूँ तो धिक्कार है मुझे। आप विवाह में बेटी को जितना चाहे दीजिए, कम से कम मैं नहीं कहता ज्ञान जी, प्रेम जी, तारा जी या पूनम जी, इनकी जेब तो मत भरिए, आप बेटी को दीजिए, उसके जाएगा तो उसके कुछ काम भी आ सकता है। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय महावीर। धन्यवाद सेठी साहब। आपने चर्चा में जो कहा उस पर मैं दोबारा एक बार ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगी। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो थी सामूहिक नेतृत्व को हम अपनाएं, नॉट अ सिंगल लीडर, ऑल द लीडर्स। दूसरा, 21 आदमियों का पैनल बनाएं जो कि कटिबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर इस कार्य को, गलत कार्य को होने से रोके। उसके बाद युवकों को प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि युवक की शक्ति यदि जाग जाएगी, युवक की शक्ति यदि जाग गई तो वो सबसे बड़ी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। उसके बाद धन को बर्बाद ना करें, उसका हम सदुपयोग करें। अपनी बेटी को देंगे तो निश्चित ही सदुपयोग होगा, और यदि एक रात के लिए 24 घंटे में जो हमने आकर्षण पैदा किया उसमें उसे बर्बाद करेंगे तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। आपकी इसी बात को मैं कुछ पंक्तियों में पोएम के द्वारा आप सबके सामने रखना चाह रही थी। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, चारों ओर हरियाला सावन हुआ, बदली छाई है तो वर्षा भी होगी, आप आए हैं तो कुछ चर्चा भी होगी। आप सभी को कोटि कोटि नमन है, कुछ निष्कर्ष निकले आज, ऐसा हमारा जतन है। 5 इंद्रिय शरीर को तूने नहीं सजोया, 5 इंद्रिय शरीर को तूने नहीं सजोया, उस पर मन मस्तिष्क का दुरुपयोग किया। जो हमारे 5 एजेंडा हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। पहला,
दिन का समय क्या कम पड़ गया था, जो रात्रि फेरों का तूने फंदा किया था। 7 पद के फेरे क्या याद रहें, रात्रि के 2 बज जाते हैं। आशीष देने आए अतिथि ही क्या, आधे घरवाले भी घर लौट जाते हैं। दूसरा एजेंडा जो हमारा है, जैन कुल में जन्म हुआ, मोक्ष का मार्ग स्वतः खुला, किंतु धर्म का पालन छोड़ अन्य धर्मों का राग बजाते हैं, मिथ्यात्व को जगाते हैं। धर्म के ABCD के ज्ञान बिना जीवन की नैया चलाते हैं। हे प्राणी जाग, अगली ऋतु भादवा है, वर्षा ऋतु में अज्ञान का मल धो, भादवे में त्रिरत्न को धारण करना है, भादवे में त्रिरत्न को धारण करना है। जो हमारा तीसरा एजेंडा है, पूजा की थाली में अष्ट द्रव्य होते तो तुम्हारी थाली में ज़्यादा क्यों होते। यह पेट 3.5 किलो ही रख सकता है, तो फिर इसमें इतने व्यंजनों का क्या फंदा है। एक बार में एक प्रकार का आहार स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, फिर भोजन के साथ साथ फलों और रसों का क्या फंदा है। जो झूठन इस जन्म में छोड़ी तो भव दुख पाएगा। झूठन ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अभी कर लो, वरना बाद में पछताएगा। चौथा हमारा जो एजेंडा है, जयपुर की हुई हवा निराली, अहम में जीते हैं नर नारी। संस्कारों का ऐसा अभाव हुआ, तलाक का अच्छा प्रभाव हुआ। फेसबुक और मोबाइल में नवयुवक युवती इतने उलझे हैं कि डिवोर्स पर जाकर ही अब वो सब सुलझे हैं। इस हवा को रोको हे प्राणी, जिन धर्म की नहीं है यह वाणी। पांचवा जो हमारा एजेंडा है, आमंत्रण पत्र हो या कोई पोस्टर, शब्दों से बड़ा फोटो लगा होता है। जब तक फोटो ना लगा हो, भेजने वाले का मन नहीं भरता है। यह आमंत्रण नहीं, पब्लिसिटी का फंडा है। जिन धर्म को पालन करने वाले को ऐसा क्या धंधा है। सादगी से हो संपूर्ण जीवन यह हमारा, तो लग जाएगा जीवन की नाव को सहारा। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, ऐसी भावना भाते हैं। आज आप सभी मिलकर कुछ निष्कर्ष निकालें, यह प्रण आप सभी से चाहते हैं। तभी होगा जीवन ज्योतिर्मय, हम होंगे मंगलमय और प्राप्त करेंगे मृत्युंजय। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि श्रीमान विवेक जी काला अपने विवेकबद्ध शब्दों से हमें ज्ञान का रास्ता दिखाएं। आगरा से पधारे हुए हमारे चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के बेनाडा साहब, आपका आने का मतलब ही यहाँ ये है कि आज कुछ तत्व चर्चा होगी, कुछ ज्ञान चर्चा होगी, कुछ आगम संबंध बातचीत होगी। सेठी साहब, सनत कुमार जी साहब और सबसे प्रमुख हमारे पगड़ा जी, जिनकी वजह से आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और मेरे बुज़ुर्ग श्रीमान प्रेमचंद साहब छाबड़ा और पूरे जैन समाज के सब प्रमुख नागरिक और ऐसे लोग जिनके मन में भाव है कि कुछ होना चाहिए। कई दिनों से इनकी चिट्ठी आती थी बगड़ा जी की हमारे पास, और हम सोचते थे कुछ ना कुछ अपने को भी इनको जवाब देना चाहिए, पर बातें होती रही, कुछ दे नहीं पाए। लेकिन 28 तारीख को विचार किया कि इनको जवाब दे दिया जाए, क्योंकि 7 तारीख को अभी ये प्रोग्राम होने जा रहा है। फिर भी वो चिट्ठी लिखी रह गई और इन तक जा नहीं पाई, लिख दी, क्योंकि कुछ और काम में बिजी रह गए तो दे नहीं पाए। इसके बाद अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास आए, तो मैंने इनको वो लेटर अपने हाथ से ही दे दिया। मैं कुछ बातें यहाँ इस लेटर की भी चर्चा करूँगा जो मैंने इनको दिया है, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी शुरू करना चाहता हूँ जो कुछ लोग यहाँ हैं जिनको पता है, कुछ नहीं है, वो बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप लोग सब मेरे से परिचित हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको। मेरे ग्रैंडफादर श्रीमान विद्या प्रकाश जी काला आज से कोई 50-60 साल पहले एक लड्डू ले आए थे, और जयपुर में उस दौर में जयपुर शहर पूरा 2 भागों में डिवाइड हो गया था।
एक पंडित पार्टी और एक बाबू पार्टी। तो मेरे ग्रैंडफादर वो लड्डू किससे लाए थे? हरिजन से। तो हम तो उस परिवार के लोग हैं जहाँ रिवोल्यूशनरी लोग हैं। और जब मैंने जुड़ा महासमिति से तो वो ये सोच के जुड़ा था कि हम कुछ नया करेंगे। मेरे को याद है, मेरी मदर कहती है कि जब मेरे फादर सगाई के लिए आने वाले थे, तो क्योंकि मेरी जो दादी हैं उनकी सिस्टर ठोलियों के यहाँ हैं, तो उनके यहाँ से उस ज़माने में बग्गी आने वाली थी, उसमें बैठ के सगाई के लिए आने वाले थे। तो कोई टाइम मिलाया होगा कि भाई 4:30 बजे जाएंगे, 4:30 बजे तक वो नहीं आई बग्गी, तो पैदल ही चले गए। तो हमारे लोग, शुरुआत हमारी इस तरीके से है इस परिवार की। अब मैं मेरी बात करता हूँ। करीब 1975 में मेरी शादी हुई, हम लोगों की सगाई हुई वो कितने वहाँ पर अपने बुलियन बिल्डिंग में। तो जो टाइम दिया था ठीक 9 बजे का, तो 9 बजे हुई। उन लोगों ने मुझे एक बुके दिया, एक बुके मैंने मेरी वाइफ को दिया, बड़ी भी वाइफ को। ये कुल लेन देन हुआ। उन लोगों ने मिठाई का इंतजाम किया था क्योंकि वो प्रोग्राम लड़की वालों का था, एक नाश्ते का प्रोग्राम था। और ये सब प्रोग्राम मुश्किल से 45 मिनट पूरा हो गया। और जब हम 10 बजे घर आ रहे थे तो लोग उस वक्त तो आ रहे थे, कई लोग देख रहे थे, हम देख रहे थे कि अरे ये पहुँच रहे हैं वहाँ। इतना सूक्ष्म प्रोग्राम था ये सगाई का। अब शादी का सुने, हमने कह दिया था उन्हें जब ये शादी तय करने आए, जब कि हमारी एक शर्त है। हमारे फादर ने कहा, बोले साहब अब शर्त की बात सुन के समझो लड़की वालों की, तो कि हम कुछ भी नहीं लेंगे लड़के के लिए, हम कुछ भी नहीं लेंगे। और मैं बता दूं, आज तक, आज मेरी शादी को 38 साल हो गए हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती करके शादी के 2 साल बाद ज़बरदस्ती करके कहा, कंवर साहब एक सूट तो आपको सिलाना पड़ेगा। तो एक सूट जरूर मेरे पास 2 साल बाद उनके ज़बरदस्ती करने के बाद आया है। 2 साल बाद एक सूट। बाकी टिल दिस डेट एक भी चीज़ कभी भी किसी भी अवसर पे नहीं ली। लेकिन ये बात कहने का क्या पर्पज़ है? अगर मान लो वो दे देते, उस ज़माने के हिसाब से जो बेस्ट कर सकते थे कर देते, तो क्या वो मेरे लिए पर्याप्त होता? उससे मेरे क्या हो जाता? पर जब मैं आज यहाँ बात कह पा रहा हूँ वो तो नहीं कह सकता था। वो उस ज़माने के हिसाब से जो बेस्ट कर सकते करते, पर वो क्या होता? मेरी वाइफ के नाम जो उन्होंने गहने दिए पड़े, उनका मैंने क्या कर लिया? आपको ताज्जुब होगा कि मेरे फादर की डेथ को आज 15 साल हो गए, आज तक हमको ये पता नहीं कि फादर क्या छोड़ गए। हमको ये देखना पड़ेगा, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि अपने खुद के किए हुए कर्म ही काम आएंगे। अपने को अपनी बाहुबल पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम समझे कि ससुराल वाले कुछ कर देंगे तो क्या होने जाना है, उससे कोई ज़िंदगी चलेगी? गाड़ी दे देगा तो पेट्रोल भी दे देगा क्या? खैर, ये तो मैंने एक बात बताई आपको। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपके कुछ विषय के ऊपर। आज भी होता होगा, पहले तो होता था, कहीं खाना खा के आते थे हम लोग तो हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग पूछते थे क्या खा के आया है, तैयारियाँ काई काई बनी थी। इन चीज़ों ने, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे दिमाग में तब से ये है कि ये इन चीज़ों ने बढ़ा दिया चीज़ों को। अरे क्या उसको खाना खाने गया था, वो खाना खा के आ गया, आपने आके उसको महिमान्वित करना शुरू कर दिया कि उनको तैयारी बड़ी थी, उनकी तैयारियाँ कौन बनी। ये जो चीज़ें से शुरुआत हुई चीज़ों को बढ़ने की। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। करीब करीब आज से 10 साल पहले जब मैं 50 साल का होने वाला था तो मेरे मन में भाव आए कि कुछ अपना त्याग शुरू करें। अब पहले के ज़माने में 4 वो होते थे, तो अब 50 साल का हो गया तो मेरे भी दिमाग में आया। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे काम चले, क्या करें अपन जिससे कि अपने को भी लगे कि अपन कुछ कर रहे हैं। तो साहब मैंने अभी तय किया हुआ है, आप लोगों के सामने कहने का पर्पज़ ये है, मैं बार बार जगह जगह इसलिए कहता हूँ, अपने आप को मजबूत करता हूँ ये कह के, और कोई मेरे इससे सीख ले तो बहुत अच्छी बात। मैंने तय कर लिया है कि मैं ज़िंदगी भर अपनी थाली में 3 सब्जी लूँगा, उसमें 1 दाल और 2 सब्जी या 3 सब्जी, दाल भी एक सब्जी का पार्ट है। लेकिन आगे बढ़ें अपन, थोड़ा सा और आगे रहता हूँ। लेकिन मैंने उसमें रायता अभी तक शामिल नहीं किया है, मतलब रायता एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, आप समझना बात। अब ये कि ये बात आज से कोई 5-1 साल पहले मेरे भाई जी अशोक जी पाटनी को मैंने
सुना दी कि भाई मैंने तो आजकल ये कर रखा है, तो वो मेरे से भी आगे बढ़ गए। अब वो 3 सब्जी लेते हैं, उसमें रायता शामिल है। अच्छा, अपन देखें, और मैंने क्यों सोचा है कि इससे ज़्यादा उस प्लेट में आता ही नहीं है जो हम खाना खाने बफे में जाते हैं। उससे ज़्यादा 3 सब्जी, 4 सब्जी आप डालोगे तो मिक्स हो जाती है। आप मीठा तो ले ही नहीं सकते। अपन अभी बात कर रहे हैं इस बारे में कि वेस्ट क्यों हो रहा है। मैंने अभी सुदीप जी आए, मैंने कहा कोई आदमी दिल से वेस्ट नहीं करना चाहता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पर परिस्थितियाँ क्या है कि बड़ी मुश्किल से तो लाइन में लगाए, तो वो दोबारा लाइन में नहीं लगना चाहता है, तो वो जितने सामान दिखता है ना उसको वो ज़्यादा डाल लेता है। अब ज़्यादा डालने के बाद जो मिक्स होगा और गड़बड़ होगी, वेस्ट होगा, वो सब साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय बहुत अच्छा है, हर आदमी निर्णय ले कि वेस्ट नहीं छोड़े, लेकिन उसकी ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा कर देनी चाहिए कि वो वेस्ट वाली स्थिति नहीं आवे। अभी सेठी साहब मेरे से पूछ रहे थे कि यार इतने इतने रुपये पर खाने के लग रहे हैं, क्या इतना एक्सपेंसिव हो रहा है हिसाब किताब। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा 5,000 रुपये की थाली पड़ती है, आप जाके देखो तो सही। आज आप जगह लो, 5-7 लाख रुपए की जगह है, 25-50 लाख उस पर डेकोरेशन के लगते हैं, फ्लावर्स के लगते हैं, लाइटिंग के लगते हैं, उसके बाद खाने के पैसे तो अलग है, तो वो भी तो आप पर ही चढ़ रहा है। एक आदमी के खाने की कॉस्ट 5,000 रुपये, एक बार के खाने के 1,500-2,000 आदमी का खाने का ये कॉस्ट आती है अगर आप अच्छे खाने में जाते हो तो, जिसके 1,500 रुपये अपन खाने के देते हैं। एक बार साहब जब महासमिति का मैं अध्यक्ष बना तो हमने इस बारे में बातचीत शुरू की कि भाई क्या किया जाए। ये 21 आइटम 18 आइटम के बारे में पहली मेरी मीटिंग थी सोनागिर जी में, और हम लोगों ने मीटिंग बुलाई और तय किया। मीटिंग शुरू हुई तो हमने कहा भाई 18 आइटम रखो इसमें। तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो देखो, फिर अंत में कुछ फैसला नहीं हो पाया। बोले 50 आइटम से कम तो आप रखना ही मत। विचार सुनिए आप, भाई 50 आइटम क्यों? अरे साहब बच्चे नहीं आते अगर आप इटालियन नहीं होगा तो। एक बोला मेरे तो चाइनीज़ के बिना काम ही नहीं चल सकता, और ये नहीं हो तो बच्चों को लाना ही मुश्किल है। तो हमने उनसे कही कि भाई ये तुम्हारे शादी के अंदर ये दूसरे के बड़ है क्या? तुम अपने बच्चों को चाइनीज़ खिलाना चाहते हो, इटालियन खिलाना चाहते हो, अपने घर पे खिलाओ, अपने जेब के खिलाओ, लेकिन उसके भरोसे हो क्या तुम? लेकिन कहने का मतलब है कि लोगों के विचार ऐसे हैं कि वो ये सब उम्मीद करते हैं वहाँ। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, हमने शादी करी हमारी श्रद्धा की शादी करी RK वालों की। तो साहब हमने सोचा कि भाई RK वालों का मामला है तो अपने को ढंग से करनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान आया कि हम महासमिति के अध्यक्ष हैं तो कुछ करना चाहिए। हमने सब जगह लिखा हुआ है कि शादी के प्रमुख भोज में 18 भोज होंगे, शादी का प्रमुख भोज। अब प्रमुख भोज कौन हो सकता है? जिसको अपन रिसेप्शन बोलते हैं। तो साहब हमने बारातियों के लिहाज से एक प्रोग्राम रखा म्यूज़िक का, उसमें रख दिए कोई 200 आइटम, 300 भी हो तो पता नहीं, मुझे गिने नहीं मैंने। तो साहब रात को 2 बजे तक वहाँ पर भोजन चला, सब लोगों ने खाना खाया। अब वो बाज़ार में साउंड चले गई कि साहब काला जी के खाने में तो इतने लोग। अगले दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब 6100 आदमियों ने खाना खाया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि आज मैंने रखे खुली 18, बाद में बड़ी चर्चा हुई, अरे साहब वहाँ तो खाना शुरू किया यहाँ ख़त्म। वो तो ये उम्मीद में आए थे कि साहब कल अगर इतना है तो आज भी उससे ज़्यादा होगा, आज तो मेन खाना है। और मैं इसमें लग गया कि मुझे तो ये, मैं तो महासमिति का अध्यक्ष हूँ तो मैं तो 1800 ऊपर रखूँगा ही नहीं। लेकिन लोगों को साहब बड़ी दिक्कत हुई, मुझे नहीं मालूम कितनों खाना खाया कितनों नहीं खाया, लेकिन चर्चा ये ज़रूर हुई कि साहब कुल 18 ही खाना थे उनके। तो अरे 18 तो पर्याप्त है खाना खाने के लिए, 18 आइटम कम है। मैं तो कहता हूँ अपने प्लेट में लेके तो देखो 18 आइटम ले सकते हो क्या? अपन तो वेजिटेरियन लोग हैं, लिमिटेड खाना खाते हैं, कोई अपने पास ये तो है ही नहीं कि वही किसी ऐसा अभक्ष बनाते हैं अपन कि ये तो खाना है नहीं खाना है। तो 18 आइटम तो अपने प्लेट में ले ही नहीं सकते हैं। फिर भी आज की परिस्थिति को देखते हुए जो लेटेस्ट हमने हमारी तरफ से महासमिति में जो नया वो एजेंडा रखा है उसमें 21 आइटम इसलिए रख दिए हैं कि भाई चलो आज के डेट में पास्ता इम्पॉर्टेंट है तो पास्ता भी खिला देना, और कोई चाइनीज़ में नूडल्स भी बनाते हो तो वो भी बना देना। पर 21 आइटम में फिर भी ये सब चीज़ें संभव है, और मैं मानता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 21 आइटम भी अगर अपन हो जाते हैं तो ये बहुत बचत है दो तरफ से। एक तो कैटरर्स को जब आप बड़े आइटम देते हो ना, भले ही वो उसको पता है कि पर ग्राम आदमी इतना ही खाना खाने वाला है, पूरा टोटल फूड तो उतना ही खाएगा, आदमी को ज़्यादा थोड़ी खा लेगा, 100 आइटम होंगे तो भी लेगा तो वही, लेकिन वो आपका मेनू बढ़ा देता है और वो आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है।
तो अपन सबको इस बारे में यहाँ बैठ के अगर निर्णय करने के लिए हो सकता है ये संस्था नहीं हो इस बात के लिए सक्षम, लेकिन एक विचार, एक भाव, एक आवाज़ यहाँ से निकलेगी तो अपन उसको आगे ले जाने की तैयारी करेंगे। एक बात आप लोगों को मैं सबको बता दूं, जैसा कि सीडी साहब बता रहे थे, हमारी पूरे परिवार की सारे जनों की शादी का मतलब फेरे वो सब दिन में हुए, इंक्लूडिंग अभी की नई पीढ़ी के भी। बल्कि मैंने जब आस्था की शादी करी अभी, तो जो सेठी साहब क्या हुई दिल्ली में, वो तो हमने बाकायदा सुबह उनकी निकासी निकली और ऐसी जानदार निकासी निकली साहब सुबह कि इसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब अपन ये समझें कि साहब निकासी रात को निकल सकती है, नहीं, निकासी अगर निकालने भी है तो दिन में भी उतनी अच्छे तरीके से सादगीपूर्ण तरीके से निकाली जा सकती है। दिन में 10 बजे उन्होंने निकासी निकाली, 11 बजे पहुँचे, 11 बजे तोरण मारा, 11 बजे फेरों में बैठ गए, 1:30-2 बजे तक फेरे निपटे, लंच किया और प्रोग्राम उसके उस दिन ख़त्म। अगर अपन दिन में ये प्रोग्राम रखते हैं और दिन में शादी रखते हैं तो एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन जो अपने लिए बिल्कुल संभव है, जो अपने लिए बिल्कुल संभव है वो ये कि शादियां संडे के दिन की जाए, शादियां संडे को रखी जाए, क्योंकि आप वर्किंग डे के दिन उम्मीद नहीं करते हो लोगों से कि वो अपने घर के कामकाज छोड़ करके और शादी ब्याह में आ जाएंगे। तो अपने को कोशिश करनी पड़ेगी कि शादी अपन संडे के दिन करें। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा जो भी बात अपन कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है इन दिनों कि मान सम्मान पैसे वाले का हो गया है। ये बात, हाँ बस छोड़ भाई यार, बुलाऊंगे तो कहनी तो पड़ेगी बात, फिर हमको वहीं बिठा दो और नहीं, और चीज़ को समझो फिर नतीजा निकलेगा। हो ये रहा है कि पैसे का मान सम्मान जरूरत से ज़्यादा हो गया है। ये कोई नहीं देख रहा है कि ये पैसा किसने किस तरह कमाया है। न मुनि महाराज देख रहे हैं और न हम शावक जोन देख रहे हैं। हमको ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि इस पैसे का वास्तव में परिष्कृत रूप है कि नहीं, हमारे पास परिष्कृत पैसा है कि नहीं। अगर अपन ने ये नहीं किया, सारा काम 2 नंबर में हो रहा है, इनकम टैक्स की बातचीत नहीं हो रही है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझो कि जो हमारा रुपया वही अगर सही नहीं आ रहा है तो उसके खर्चे की बात भी क्या करें। तो कहीं ना कहीं अपने को अकाउंटिंग का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। एक बस छोटी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का ये हो गया, ये बहुत कॉमन होती जा रही है बात। पर जब आपको पता चल गया कि फलाना जगह डाइवोर्स लिए हुआ था कि उसने वहाँ पैसे मांगे या लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पिटाई करी या और किस तरीके का व्यवहार आ गया, फिर अगले ही दिन उस लड़के वाले के पास, लड़के वाले कैसे पहुँच जाते हैं मैं नहीं समझ पाया। उस लड़के वाले के पास अगले ही दिन लड़के वाले पहुँच जाते हैं, ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। आप समझना मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई ये तय हो गया कि इसलिए डाइवोर्स हुआ है कि इसने इसकी पिटाई करी थी या इसने दहेज मांगा था, तो कम से कम उस लड़के वाले को तो लड़की नहीं मिलनी चाहिए जब तक ये तो सजा है उसके लिए। पर अगर फिर भी अगले ही दिन पहुंच जावे लोग उसके पास, तो ये क्या हुआ है, ये तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो उल्टा, जबकि सबको पता हो। ये चीजें छुपती नहीं है बाजार में, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने को। उस आदमी को कम से कम तसद्दी कर दो, उसको महसूस हो कि आई एम डूइंग रॉन्ग। बिल्कुल अगले दिन अगर आप उसको एक तरीके से, आप तो उसको बिल्कुल इस बात के लिए तो उसको प्रशंसा कर रहे हो, ले भाई तेरी तारीफ कर रहे हैं, ले भाई लड़कियों की लाइन लगी तो किससे भी कर ले, एक छोड़ के आया तो क्या दूसरे तैयार है। अगर हम ये व्यवस्था रखेंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा, एक तरीके से हमारा बढ़ावा देने का जैसा काम हो जाएगा। जहाँ तक ये कई बातें हैं अभी इस बारे में बातचीत हो गई करीब करीब। ये पोस्टर के मामले में मेरा ये मानना है कि अगर जिनके पास भी ये पोस्टर्स आ रहे हैं वो उसको प्रॉपर डिस्पोजल का वो तरीका कर ले। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कोई पोस्टर आता है तो मैं तो एक पेपर शेडिंग मशीन है उसमें उसको डाल देता हूँ, पर यह भी होता है कि उसका अनादरण होता है। उसके लिए अभी यहाँ पर बैठे हैं तलाजी साहब, ये बताएंगे कि वास्तव में इसकी क्या पोजीशन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ आज बंद करना या कम करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरीके का आजकल माहौल है उसमें पोस्टर तो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना काम ही शुरू नहीं होता है। यहाँ बुलाने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी दोबारा ऐसी मीटिंग होगी तो मैं समझता हूँ कि और आगे अपन बातचीत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काला साहब। स्वयं अपने लिए त्याग और नियम बनाकर स्वयं अपने को अनुशासित करके हम समाज को अनुशासित कर सकते हैं, यह प्रेरणा हमें आपसे मिली। इसके पश्चात मैं चाहूँगी कि प्रकाश चंद जी, अध्यक्ष दुर्गापुरा जैन मंदिर। जो भी चर्चा अभी हमारी चल रही है उस एजेंडा के अनुसार, उसके दायरे में रहते हुए, उसमें जो भी आपके नए सुझाव हैं या जिस कारण से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ तत्व बताना चाहें तो वो आप प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। सभी तरीके की चर्चाएं हो चुकी हैं, आपने सभी के विचार जान लिए हैं, इसलिए मैं सभी बिंदुओं पर नहीं बोलूँगा। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि अपने को जैन ही लगाना चाहिए। आज जैसे सब गोत्र लगाते हैं ना, तो उससे क्या जैनियों की पहचान नहीं हो पाती है, जनगणना के समय पर भी दिक्कत आती है। अब मैं आपके सामने केवल बिंदु नंबर 4 पर बोलूँगा, 1, 2, 3 और 5 पर अब मैं नहीं बोलूँगा। तलाक की और आपस में प्रेम व्यवहार की स्थिति क्यों बिगड़ रही है। मैं पारिवारिक न्यायालय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जैन समाज का ग्राफ तलाक के मामले में बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। बहुत अधिक चिंता का कारण है ये। जिस तरीके से जैन समाज की बहन बेटियाँ पारिवारिक न्यायालय में आती हैं, जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार होता है, जिस तरीके से उनसे बातचीत होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार मेरी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं उनको देख करके, हृदय रोता है मेरा। उसका कारण ये है कि हर महिला के पीछे हर महिला उसका आत्मदाह कर रही है। मैं आपको बहुत कटु बात कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं आपको जीवन का वो सत्य बता रहा हूँ जो मैंने मेरी आंखों से देखा, सुना नहीं है मेरे किसी से। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि जो जैन समाज कभी तलाक को जानता ही नहीं था। मैं 20 साल पहले मैंने देखा है कि तलाक नाम से लोग घबराते थे, जिनके घर में बहू बेटियों को दुख दिया जाता था, लोगों के संबंध नहीं होते थे। आज जस्ट लाइक ए प्रोफेशन हो गया ये। अगर इस तरीके से तलाक बढ़ने लगेंगे, इस तरीके से यदि तलाक को हम नहीं रोकेंगे तो कि जैन संस्कृति कहाँ जाएगी। इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, 5-5 महीने में, 6-6 महीने में मैरिज डिसॉल्व हो रही हैं। सेक्शन 13B को लोग ऐसे समझने लग गए जैसे फुटबॉल के अंदर किक मार दी, फुटबॉल उड़ा दी। अगर हम इस स्थिति से यदि जीने लगेंगे तो ये हमारा समाज कहाँ जाएगा, कहाँ संस्कृति जाएगी। आज हम जय जिनेंद्र को छोड़ करके जय श्री कृष्ण और जय श्री राम करने लगे। हम, मैं नहीं कहता कि जय श्री राम करना बुरा है या जय श्री कृष्णा बुरा है, लेकिन आज मुझे ये बताए जैन समाज कि आज आपसे कितने लोग जय जिनेंद्र करते हैं, कितने लोग जय जिनेंद्र का उच्चारण करते हैं। मेरे साथ तो कम से कम 5-7 जने ऐसे हैं जो जैन नहीं हैं, जय जिनेंद्र भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, राजपूत भी करते हैं, लेकिन आज हम जैन संस्कृति को छोड़ करके जय श्री राम पर उतर आए। इधर ये तलाक का बढ़ता हुआ सैलाब, इसको अगर रोकने के लिए हमने यदि नहीं कुछ कदम उठाए, सौदेबाजी होती है। बेटी वाला 5 लाख रुपए मांग रहा है, बेटे वाला 3 लाख रुपए दे रहा है, कैसे सौदा तय करें। सौदा तय कर रहे हैं हम हमारी बहन बेटी का। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से यदि चलेंगे तो इस जैन संस्कृति को कहाँ लेकर के जाएंगे, मुझे बहुत वेदना होती है। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत सीमित है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि महिलाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को ही महिलाओं को बचाना पड़ेगा। पुरुष इतना सक्षम नहीं है कि वो इसको रोक सके। जिस घर में भी मैंने उपद्रव देखे हैं, मैं पारिवारिक न्यायालय में भी देखता हूँ, हर लड़की के साथ में उसकी माँ आती है या बहन आती है, बाप नहीं आता। बाप रेयर केसेज में 5% में 10% केसेज में आता है, लेकिन क्या है कि उनके साथ में माँ आती है, बुआ आती है, मौसी आती है, कोई ना कोई आता है तो वो महिला उसके साथ में आती है। और वहाँ आकर के उनसे जो बातचीतें होती है, चूँकि मैं भी एक जैन कम्युनिटी का आदमी हूँ, उन्हें जब पता पड़ता है कि मैं भी जैन हूँ तो मुझसे भी उनसे निजी बातें भी उनसे होती हैं। उन बातों के अंदर मुझे कहीं कुछ तत्व नज़र नहीं आता सिवाय एक ईगो फैक्टर होता है उनके पास में। तो ये इट शुड बी डिस्करेज्ड। अगर इसको हमने डिस्करेज नहीं किया तो ये सोसाइटी ख़त्म होती चली जाएगी।
और आज जो हम इस सैलाब को झेल रहे हैं, दहेज के नाम पर, मैं ये नहीं कहता कि दहेज नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि दहेज और जो ये घरेलू हिंसा का जो आया, डोमेस्टिक वायलेंस का जो आया है, इसका आज बेटियों के द्वारा, बहनों के द्वारा दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। वास्तव में जो दोषी आप उनके खिलाफ, आपने जिस जवाई को पलकों पे बिठाया, जिस जवाई को घर ला करके आपने जुआरी दी, तिलक लगाया, इतना मान सम्मान दिया, उस जवाई को आप जेल में भेज रहे हो, जबकि उसने दहेज मांगा ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर आपका विवाद खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप आगे बढ़ जाते हो, दुनिया उनमें आग लगाती आकर के, आप क्या डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉरी का मुकदमा करके और आप लाइफ को ख़त्म कर देते हो। इसलिए मैं अंत यहीं आकर के कर रहा हूँ कि आप इस बारे में विचार करें, और ये जो संस्कृति आज हमारी चल रही है, इसमें हम तलाक को कैसे रोक सकते हैं, इस तरीके से तलाक को रोकने के लिए आप अपने स्तर पर कारगर प्रयास करें। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी कि हमारे मध्य उपस्थित श्रीमती मालती जी जैन अपने विचारों को रखें। श्रीमती मालती जी जैन। समता, मृदुता की धारिणी, ऋजुता की धारिणी, सरस्वती सी विदूषिका, झांसी रानी सी अडिगता, समाज की गौरांगना मालती जी का स्वागत व सम्मान है। सभी को जय जिनेन्द्र। शायद अभी दुर्गापुरा के अध्यक्ष ने ये बोला कि महिलाओं को आगे आना होगा, तो हमारी जो कंडक्ट कर रही है उसने, रश्मि ने मुझे बुला लिया। धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। मैं आई, थोड़ी मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, आज संडे था, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि मैं थोड़ी देर से आई, पर सेठी साहब बहुत ज़ोर शोर से बोल रहे थे और खुद के उदाहरण दे रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सारी बात नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो गई है, पर ये ज़रूर कहूँगी कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश हमेशा ज़रूर करनी चाहिए, और क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही खुलता है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। आप खटखटाएंगे नहीं, घंटे नहीं बजाएंगे तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। तो हमको अब दरवाजे खटखटाने होंगे लोगों के। बात चली कि सेठी साहब ने कहा कि शादियों में 2-4 जगह खाने बेकार होंगे। अरे आजकल तो 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, किसी के अगर बेकार हो गया तो वो क्या करेगा? तो अपन क्यों नहीं पहले ही उससे बात कर ले जो इतने लोगों का खाना बनवाए। क्यों सेठी साहब, मैं गलत कह रही हूँ क्या? सेकेंड स्टेप ये कि हम उनसे घर पर जाके रिक्वेस्ट करें। और दूसरा, ये पोस्टर की बात आई, तो पोस्टर में हम फोटो ही क्यों छापें? ये भी बात कही गई कि साहब पता कैसे लगेगा तरुण सागर जी महाराज आ रहे हैं या कौन सा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। अपन उस पर सूचना भी तो लिख सकते हैं, और बड़ा बड़ा पोस्टर लिखने की क्या जरूरत है, बनाने की जरूरत क्या है? एक छोटे उस पर अपन सूचना ही लिख सकते हैं उस प्रोग्राम की, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई अपमान नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि हम सूचनाएं लिखेंगे तो सूचना सबको मिल जाएगी, और मंदिर से आकर के झपकी आदत है कि एक बार पढ़ते हैं क्या लग रहा है नोटिस बोर्ड पे। आजकल मंदिरों में जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे का भी लिखा रहता है, फ़ोन नंबर भी लिखे रहते हैं, तो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा लिखा कि नहीं लिखा, वैसे ही लोग उनको भी पढ़ते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ये भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात रही कार्ड की, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इतने महंगे महंगे कार्ड छपवाने की जो होड़ हो गई है, हम शायद ये देखते हैं कितने बजे का खाना है, कौन सी जगह है, सिर्फ हम ये देखते हैं, अरे दिन में है कि नहीं, कितने बजे से शुरू किया है। तो हम कार्ड को इतना महंगा क्यों छपवा रहे हैं? पहले भी तो छपते थे सस्ते कार्ड। आजकल इतने महंगे कार्ड आते हैं कि खोले जाओ, और सिर्फ हमने देखा और उसको पटक दिया डस्टबिन में। तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें रोकना होगा। कौन रोकेगा? हम और आप रोकेंगे। मैं तो उम्र के उस पड़ाव पर हूँ, मेरे 3 बच्चों की शादी भी हो गई, पर मेरे एक ही बेटा था। सेठी साहब अपना उदाहरण दे रहे थे, मैंने अपनी बेटे की शादी, विवेक जी भी जानते हैं, दिन में करी, और कोई मतलब घोड़ी वकोड़ी निकासी कुछ नहीं लिखी, वो गाड़ी में आया, फेरे हो गए, छोटी सी जगह ली, और मैंने मेरे बेटे की शादी में सिंगल चीज़ दी ली, क्योंकि मुझे लड़की बहुत पसंद आ गई थी, और इसलिए पसंद आ गई थी कि वो किसी के भात में आई थी, हमको पसंद आई, हमने कर दी। हमने कुछ नहीं देखा कि उसके घर में क्या था क्या नहीं था। और यू कांट बिलीव कि जब वो हमारे घर आई
और जब मेरा ब्रदर उसको लेकर आया तो आसपास हमारी जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा ये तो खाली आ गया, सामान तो कुछ ही नहीं, कटेची है। मतलब इतना ताज्जुब हुआ लोगों को, मेरी नंद वगैरह जो भी थी, कि अरे भाभी जी कहाँ शादी कर ली, एक ही लड़का है, और इनमें तो सिर्फ एक गाड़ी में कटेची लेकर आ गई है अपने कपड़े लेकर के, और कुछ भी नहीं है। एक बात सुनिए, हम लेडीज़ की बात होती है, हम क्यों कहते हैं ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आपको बता दूं आजकल लड़कियां इतनी फॉरवर्ड हैं, इतनी वो है, उनमें मेरा इतना वो है कि अगर आप ले भी आओगी तो मेरा मेरा कह के सब वो अपने पास रखेगी। तो आप क्या को बुरे बनते हो? आप तो शादी अच्छे से करो ना, आप क्यों बुरे बनना चाहते हो? आज मान लीजिए मेरी बहू लेके भी आती तो उसके पास रहता, और नहीं लाती तो, क्योंकि मैं तो जो मेरे पास है वही रहूँगी। तो हमको ये छोटी छोटी मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचना होगा। काफ़ी सारी बातें विवेक जी ने भी कही, उनको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, मुझे ज़िंदगी में जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो दुष्यंत की लाइन ज़रूर याद आती है, होगी ये पीर पर्वत सी दोस्तों, पिघलनी तो चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी तो चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से दूसरी मीटिंग हुई है, मेरे को बगड़ा साहब ने यशोदानंद जी के मंदिर में बुलाया था, उस टाइम मैं महावीर जी गई थी, और मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले मैंने महावीर जी में जब सेठी साहब अध्यक्ष थे तो एक बात कही थी। मैंने कहा सेठी साहब हर साल कैलेंडर बदलता है और महावीर जी भी बदल जाते हैं। बड़ा फोटो होता था उसमें, आपने एक फ़ोटो को फ्रेम करवा लिया, 2 को करवा लिया। शायद सेठी साहब ने उस बात को बहुत ध्यान से लिया, और उसके बाद महावीर जी में बड़ा कैलेंडर छपना बंद हो गया था, उसके बाद छोटे कैलेंडर छपने लग गए थे। उसके लिए मैं आपसे नतमस्तक हूँ कि आपने वो बात ध्यान रखी, मेरे कहने से रखी या कैसे भी रखी, पर वो जो बड़े हर साल महावीर जी बदलते थे वो बंद हो गए। क्योंकि हमको लगता है कि वास्तव में हम इनका क्या करें। बगड़ा साहब शायद बताएंगे भी, किसी ने कहा इनको जला दो। अच्छा, मंदिर में जो आजकल आपने कहते हैं बांटेंगे नहीं कुछ भी, डेट पर नहीं बांटेंगे, आप ताज्जुब करेंगे, लोग जिनवाणी बांट देंगे, लोग चालीसा की किताब बांट देंगे। वो मंदिर में इतनी हो गई है, मैं तो महावीर नगर के मंदिर में देखती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, ठुस रही हैं किताबें, जगह नहीं है, एक निकालते 4 गिरती है, और उसमें उनके फ़ोटो भी होते हैं जिनके होते हैं। तो हम, और फिर लोग, आजकल तो एक परंपरा हो गई है, मेमेंटो दे दिए, फ़ोटो दे दिए, कुछ भी दे दिया, वो सब मंदिर में रखे आते हैं कि हम तो पाप से मुक्त हुए, बाकी जाने मंदिर वाले। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको बताऊं, जितनी किताबें मिलती है, जितने वो मिलते हैं, क्योंकि वो कितने घर में रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, अरे अपन तो मुक्त हो, अपन तो मंदिर में रखे हो, आगे जाने। लिखा भी रहता है कई मंदिरों में, कृपया अपने घर का सामान यहाँ ना रखें। तो हमको ये छोटी छोटी बातें, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, क्योंकि वास्तव में हमारे पास बहुत सारे विद्वान बैठे हैं मंच पर, इतने इतने बड़े हमारे जो दिग्गज हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं और दे रहे हैं और देंगे, वो सब बैठे हैं, और इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। मैं तो कहती हूँ श्रोता सब में ज़्यादा प्रबुद्ध होते हैं और सब में अच्छे श्रोता होते हैं। तो मैं तो श्रोताओं का आदर करती हूँ कि श्रोता पहले हमें कोई बात बताए, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं। मेरे मन में छोटी सी बात आई थी, मैंने आपसे कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मीटिंग में भी हम आपको सुनने को आतुर थे, और इस बार हमारी इच्छा पूरी हुई। अब मैं आग्रह करूँगी अत्यंत ज्ञानवान, अत्यंत ज्ञानी श्री नवीन जी बिल्टीवाला से कि वो अपनी बात कहें। ये बहुत ज्ञानी हैं और एक नई दिशा में एक नई सोच जरूर हम तक लाएंगे, ऐसा मैं नवीन जी बिल्टीवाला। अभी तक डॉक्टर रश्मि जी बहुत अच्छा उद्बोधन कर रही थी, लेकिन अभी उन्होंने गलती कर दी मेरे लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करके। सबसे पहले तो मैं जो कार्यक्रम हो उसके लिए साधुवाद देता हूँ, इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि यहाँ पर कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों के सम्मान में कोई समय नहीं खराब किया गया। कई बार मैंने डॉक्टर ये नरेश जी सेठी साहब को सुना है, वो कहते हैं इतना समय ख़राब कर देते कि एक्चुअल पता नहीं चलता फंक्शन क्या है। अतिथियों का सम्मान है, कोई व्यक्ति एंट्री भी लेगा तो उद्घोषक उस व्यक्ति के लिए बोलेगा कि आए, इनका स्वागत है। ये हमारी बहुत बड़ी विडम्बना है और इसका यहाँ पे इन्होंने एक तोड़ा है। तो ये बगड़ा जी और उनकी टीम भी इसके लिए साधुवाद का पात्र हैं। यहाँ पे 5 बिंदु पे चर्चा हो रही है। जो पोस्टर वाली बात है तो वो हमारे आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि आजकल तो पोस्टर ही साधु संत छपवाते हैं और वो खुद ही देखते हैं पूरा, जैसे फैशन शो होता है उस पर किस ढंग का पोज आना चाहिए, कैसा आना चाहिए। इसलिए आउट ऑफ जुडिक्शन इसलिए चर्चा नहीं करूँगा। मतलब अभी एक सज्जन बता रहे थे कि एक चतुर्मास से 20-20 लाख का बिल फोटोग्राफर का होता है। आप उम्मीद कर सोचिए 20 लाख रुपये केवल फोटोग्राफर लेके जा रहा है, तो इसलिए वो विषय की बात नहीं है। मैं तो एक चीज़ पे कहना चाहूँगा कि ग्रस्त नए धर्मों धार्मिक के बिना,
यदि धार्मिक जन नहीं होंगे तो धर्म नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी, श्रवण संस्कृति। हम कितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, जनगणना में पता चलता है। बाकी हम देख सकते हैं परिवार में डेथ के फिगर ज़्यादा होंगे, नए बच्चे की जन्म की खुशियाँ कम होंगी। और उसमें हम ये तो नहीं कर सकते 2 से ज़्यादा बच्चों की, माहौल इतना बदल गया है। लेकिन हम कम से कम एक तरह में कह रहा हूँ, समय पे शादी अर्थात दिन में हो और सही उम्र में हो। आज 28 का पता नहीं, 30 का पता नहीं, 25 तक से पहले सोचते ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का 18-21 का। तो कम से कम यदि बच्चा सही लग गया, लड़की जॉब या सेटल हो गई, तो समय सोचते ही नहीं शादी की। फिर बाद में जो डाइवर्स के केस इसीलिए हो रहे हैं, मोबाइल वगैरह जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना वो हो गया है। तो इसलिए समय पे शादी, सस्ते में शादी, शादी और साधर्मी से शादी। यदि हम इन पे, फिर विडम्बनाएँ अलग चीज़ है, मजबूरी अलग चीज़ है। हम ये भी नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती कर दें, यदि नॉन जेंट्स में होती है बात दूसरी। लेकिन प्रयास ये रहे कि समय पे शादी हो, सस्ते में शादी हो और साधर्मी से शादी हो। और दूसरा, हम जो शादियों में जो जैसे जिसने जो पैसा लगाया हम उसकी अनुमोदना करते हैं, बढ़ा के करते हैं, उसने ऐसा किया वो किया, तो इससे दूसरा जलता है। उसने किस ढंग से अपनी चल संपत्तियां बेच के व्यक्ति करता है। कईयों को पता है उनकी इनकम सोर्स महीने में 30,000 40,000 कमाने वाला कितना भी बचा ले, बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, ढंग का उसको कार भी मेंटेन कर रहे हो, 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा एक आम व्यक्ति नहीं बचा सकता। फिर भी शादी में यदि 25-30 लाख लगा रहा है तो उसने निश्चित रूप से अपनी चल अचल संपत्तियां बेची होगी, कहीं प्रॉपर्टी बेची हो, कुछ बेची होगी। आज के समय में आप बेचना संभव है लेकिन दोबारा खरीदना संभव नहीं है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हम उसकी अनुमोदना नहीं करें कि इसने इतना बढ़ के किया। आप जो परिस्थितियाँ आपके, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अपन बजाय एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी भर हम परिग्रह करते हैं, कितना पाप का अर्जन करते हैं, और एक दिन की झूठी शान के लिए हम सारा कंगाल हो जाते हैं। फिर ज़िंदगी भर के लिए हम उस पैसे का यदि लोन लिया तो उसको चुकाने में अपने जीवन को नरक कर लेते हैं। उस पर भी गारंटी नहीं। जो डाइवर्स की इशू सामने आए हैं कि वो 2 दिन बाद आपकी पहली किस्त भी नहीं चुकेगी लोन की, तब तक तो हो सकता है डाइवर्स भी हो जाए। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए स्वान सुखाय जीवन होना चाहिए, आरोग्य से भी जुड़ी चीज़ है। इसलिए हम बिल्कुल सरल से है, जो व्यक्ति सादगी से कर रहा है उसको इस दृष्टि से नहीं सोचे कितना कंजूस है क्या, बल्कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए। इससे आपका भी पुण्य अर्जन होगा और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और एक परिष्कार द्रव्य की बात हुई थी, मैं मथुरा में गया था, वहाँ जय गुरुदेव का मंदिर है, उसमें लिखा हुआ है जो व्यक्ति मांस, मंदिरा, अंडे का सेवन करता है वे कृपया इस गोलक में द्रव्य नहीं डाले, मंदिर में निर्माण में उसका द्रव्य नहीं चाहिए। यदि आप सोचिए, यदि कोई आप ऐसी कंडीशन हमारे मंदिर प्रतिष्ठा में कोई इंद्र इंद्राणी बनते हैं या कोई पंचकल्याणक कराता है या संघपति बनता है, उसमें आप कंडीशन डाल दें तो आपको पता चल जाए कि कितना पैसा कौन लगा सकता है, क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझाया। तालियों की गूंज से नवीन जी आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमान विनय चंद जी पापड़ीवाल से, जिन विषय पर पूर्व में चर्चा हो गई है उसके अलावा कोई नई बात आप प्रस्तुत करना चाहें तो उनको हमारे सामने रखें। मेरी बात चालू करूं उससे पहले आदरणीय बनारस साहब की तरफ का ध्यान आकर्षित करूंगा। आज से 400 साल पहले बनारसी दास के टाइम का दोहा है, आत्मज्ञानी आगरे, पंडित सांगानेर, पक्षपात गुजरात में, झगड़ा जैसलमेर। और हमारे बनारस साहब आगरा से भी बंधे हुए हैं और सांगानेर से भी बंधे हुए हैं। 400 साल पहले मैं इनको ले गया हूँ बनारसी दास के टाइम पर, संवत 1680 के आसपास की। महानुभावों, सबसे पहले हमें अपने घर को संभालना चाहिए कि हम क्या हैं। मैं बगड़ा साहब से कहूँगा कि आप मुझसे 30 साल पीछे हैं। 30 साल पहले मैंने मेरे लड़के की शादी की थी, दिन में शादी की थी, फेरे किए थे, हवन नहीं किया था। हवन वैदिक संस्कृति का केंद्र वो है, जैन संस्कृति में हवन को स्थान नहीं है, हवन नहीं किया था। और मैंने निकासी नहीं की थी क्योंकि राजपूतों की गुलामी थी। ये हमारा जो है जैन धर्म जो है हिंसा को महत्व नहीं देता। मैंने मेरे समझी 3 लड़कों की शादी की और तीनों लड़कों की शादियों के साथ मेरी एक ही शर्त थी, यदि तुम साड़ी ब्लाउज पेटीकोट जो पहन रखे हैं उसमें शादी कर दोगे तो मुझे मंजूर है, लेकिन तोरण नहीं करूँगा, हवन नहीं करूँगा। तोरण भी हिंसा है और जो आप जो निकासी निकालते हैं ये भी हिंसा है। तो क्या हम राजपूतों की हिंसा को जैनियों में ले आए?
और उस समय मेरी शादी में दिन में शादी हुई, फेरे हुए, कोई निकासी नहीं हुई, कोई जो है किसी प्रकार का नहीं हुआ। और जयपुर का जितना विद्वत वर्ग था, जैन समाज का पंडित लोग, वो सब मेरी शादी में जो है शामिल हुए थे। और जो है जैन संदेश ने एक पूरा पेज संपादकीय का उसके ऊपर लिखा था कि ऐसी शादी होनी चाहिए। महासमिति वाले जो है बॉस वो हैं, हालांकि विवेक जी के पिताजी मेरे साथियों में से रहे हुए हैं और एक साथ स्टूडेंट आंदोलन में हम साथ साथ काम करते थे आज से 60 साल पहले। मैं 60 साल पहले की बात याद दिला रहा हूँ आपको। तो आज भी यदि हम तय कर लें, अब ये बताइए कि जो है स्वाहा करना, बनरा साहब आप ही के जिनको आप प्रमुख रूप से आप मानते हैं, आचार्य विद्यासागर जी, उन्हीं के शिष्य परंपरा में बाहुबली महाराज हैं। उन्होंने 2002 में एक लेख दिशाबोध में छापा कि स्वाहा शब्द हमारा नहीं है, और उसको जो है दिशाबोध में छापा। वो अभी मैंने साल भर पहले आपको भी कापी भेजी थी उसकी। हमने वो विषय स्वाहा वो पूजा का विषय, दिन की पूजा का विषय है, इसलिए मैं ला रहा हूँ आपको, विषय से भटका नहीं हूँ मैं। इतना सा आपकी दया से जो है कृपया आप अपनी बात तो संक्षिप्त में कहने का उस पे प्रयास जो है स्वाहा में कि कितनी हिंसा है, और जो है उसका लेख आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य के भूतबली महाराज ने कि स्वाहा शब्द वैदिक स्वाहा है, हमारी पूजा का अंग नहीं होना चाहिए। दिन में पूजा की बात करते तो हिंसा के भी तो रोकिए आप। अभी और मैं मेरे उदाहरण देता हूँ, जो क्योंकि मैंने मेरे लड़के ने मकान बनाया जो है, उसमें जो है मकान का नांगल कराने वाले पंडित राजकुमार जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने हवन नहीं किया क्योंकि वैदिक हिंसा है, वो वैदिक की हिंसा को उन्होंने हिंसा नहीं माना, लेकिन जैन धर्म जो है हवन को हिंसा मानता है। हवन नहीं किया मैंने। और बनरा साहब जो है, मुझे बड़ा एक रोज आश्चर्य हुआ जब जो है मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ आपसे ये, क्योंकि आपके मेरे संबंध ऐसे ही हैं कि मैं कह सकता हूँ आपको कि जो है पूर्णमती माता जी ने यहाँ जयपुर में विधान किया। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप विषय पर रहें, और उस समय क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हमारे पास बहुत अल्प है। करवाया, आप व्यक्तिगत रूप से बात करें। नहीं, ये सिद्धांत की बात है, स्वाहा की बात है, पूजा की बात है। नहीं, आप व्यक्तिगत बात कार्यक्रम के बात करें। तो जब विडम्बना आ गई है, बनरा साहब को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे हम? बनरा साहब के सामने और जो है वहां पर उसमें जो है हवन हुआ, हमें सारे जयपुर के लोगों ने अरे बनरा साहब के होते हुए और जो हवन हो गया, ये कैसे हो गया? मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आज के विषयों पे अपन विषय है पूजा का, दिन में पूजा का विषय है। वो पूजा नहीं है, वो दूसरी बात है। कृपया तो मैं थोड़ा सा ये है कि जो है अब यदि ये हवन की बात है, हवन भी पूजा का अंग हमारे यहाँ स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैंने इस स्वाहा शब्द को जो है उजागर किया है। इसलिए हमें थोड़ा सा ये कि यदि हम सब ये सोच लें कि हमें दिन में शादी करनी है तो दिन में शादी हो सकती है, कोई बाधा नहीं है। यदि शादी में हवन न करें, जैन धर्म के अनुसार करें, जैन धर्म के लिए पूजा की किताब चैन सुखदास जी न्यायाधीश ने प्रकाशित की थी और उन्होंने जो है उसमें हवन का निषेध किया है। देखिए, आप ताली बजाएं चाहे कुछ भी बजाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस विषय को हमने उठाया है वो विषय यदि हमारी पूजा में विकृति आ गई है और किसी में विकृति आ गई है तो उसका नॉलेज और ज्ञान हमें होना चाहिए। अभी मैं बताऊं, एक और 2 मिनट और लूँगा मैं आपका। अभी मेरे यहाँ मालवीय नगर में एक जो है दीक्षा समारोह मना, अब उसमें जो है दीक्षा समारोह में 1008 किलो का लड्डू। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब जो कमेटी बनेगी आप उसमें वो चर्चा करें, अभी इन विषयों पर बात ना करें। नहीं करें प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आखिर में विषय पे बोले ना। मैं तो जो है ये था कि भाई कम से कम जो है हमारे क्या विकृतियाँ आ गई हैं उनका जो है तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और चूंकि जो है वो जनता को स्वीकार नहीं है तो जो है मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आखिर में एक बात कहता हूँ कि हम जैन धर्म की मान्यताओं को अपने जीवन में उतारें, चाहे वो शादी विवाह हो और चाहे कोई घर की मान्यता हो। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं
तो जो है सुखी रहने का उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरे की हिंसा करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की है, मैंने परिवार की बात नहीं की है, मैंने सिद्धांत की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गंभीर बात है कि किन शब्दों का प्रयोग करना हमारी जैन विधि सम्मत है या नहीं है, इन पर विषय पे चर्चा होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास अभी पुष्पा जी आई थी और उन्होंने अपना एक बात मुझे बोलने को कहा है, जो मैं पुष्पा जी की तरफ से बोल रही हूँ। एक तो उन्होंने बोला है कि डिवोर्स के केसेस में ना लड़की वालों को पता होता है ना लड़के वालों को पता होता है, आधी बातें वकील बोल जाते हैं। दूसरी बात पुष्पा जी का ये कहना है, दूसरी मैं बता रही हूँ, पुष्पा जी आप खुद आके बोलिए। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान बेनेडा जी से कहूँगी कि वो इस विषय पर बोलें। कृपया हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष बेनाडी जी इस विषय पर बात करें। देखिए, हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 मिनट का समय निश्चित किया गया है। 2 मिनट का समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित किया गया है और चूंकि समय की सीमितता को देखते हुए पुष्पा जी मेरे पास आई। पुष्पा जी अपने स्थान पर खड़ी हो एक बार, और इनका जो कहना है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आइए, देखिए, जितने नाम मेरे पास आए मैं एक एक करके सबको बुला रही हूँ। एक मिनट, देखिए एक बार कार्यक्रम के अध्यक्ष बेनाडा जी अपनी बात कहें, फिर मैं आगे बात करती हूँ। सुनिए, आप मेरा एक मिनट। ये विनय बाबू ने जो सवाल उठाए वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक बात उनको भी कहना चाहता हूँ। तिलक महाराज ने अपने एक लेख में लिखा है कि ब्राह्मण श्रमण संस्कृति से प्रभावित होकर और यज्ञों को बंद करना शुरू किया, बलि बंद हो गई। ये हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान में, स्वा शब्द हो या और कोई हवन हो, ये सब संस्कृतियां हमारी इतनी मिलीजुली हो गई है कि इसको आप विनय बाबू एकदम से अलग कर नहीं सकते। हम अपने पूजा विधान निश्चित तौर पर यदि हम वहाँ जाएंगे तो प्रभु से हम प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। हमारे यहाँ पूजा के अंदर जयमाल के अंदर वो तमाम की तमाम बातें आती हैं। तो हम 2 संस्कृतियों का मिलन है, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, और इन संस्कृतियों ने आपस में एक दूसरे की बहुत सी चीज़ें हमने ली है। इसको यदि हम आज आलोचना में जाएंगे तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में जब जाएंगे तो आज हमारे साधु क्या कर रहे हैं, संत क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये चाहूँगा आपसे भी कि और इस समन्वित नीति को विनय बाबू मेरे से ज़्यादा समझते हैं। ये मैं बीच के अंदर आपको डिस्टर्ब करने आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मंच मेरा नहीं है। लेकिन मैंने जब ये सारी चीज़ हो रही थी जिस तरीके से, मैंने ज़रूरी समझा कि आपकी इजाज़त से मैं ये बात कह दूँ। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं एक बार बेनारा जी से चाहूँगी कि वो अपने शब्द कहें, उसके बाद कर्नल अजय जी जैन अपनी बात कहेंगे। अभी आपने जो बात कही बहुत सही है, और वास्तव में जो जितना चेंज हम चाहेंगे वो बातें बहुत लंबी हैं, बहुत बड़ी हैं। जो पद्धति में एक्सेप्ट हो चुकी हैं उन्हें निकालने की आज बात नहीं संभव हो सकती। हम मानते हैं जो चीज़ें ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए आज बात न करें। आज तो जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा करें। हाँ, उसके लिए अलग डिबेट रखी जाए, उसकी कोई बात नहीं। एक बार मैं फिर से सभा को आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारे जो 5 एजेंडा हमने निश्चित किए हैं, हम आपसे उनके बारे में अपने विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अपने उस कार्यक्रम को, जो अगला कार्यक्रम है, उसको आपके सुझावों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर आपके सामने पुनः उपस्थित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स और जो हमारे यहाँ पर अन्य गणमान्य लोग पधारे हैं, उनके 21 जनों का पैनल हम लोग बनाएं। वो आप लोगों में से ही बनाना हम चाहेंगे, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। कर्नल अजय जी जैन।
अजय जिनेन्द्र, सम्मानित मंच, काला साहब, सेठी जी, सुधीर जी और मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर कोठारी एंड आप सब लोग, मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। उस आखिरी इंसान के लिए भी बात कर रहा हूँ और पहले इंसान के लिए भी बात कर रहा हूँ। अनेक देशों में मैं घूमा हूँ, जिंदगी और मौत से भी विचार की है। समस्याएं जब तक समाधान नहीं है, हमें समस्याओं पे बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ समाधान बात करनी है। मैं आपकी पीड़ा से वाकिफ हूँ। आपकी जो पीड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, नंद वंश, भारत के राष्ट्रपति, करेक्शन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसकी मां जैन थी। बताया आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का स्वर्णमय काल वहां से चालू हुआ और उस वैसा स्वर्ण काल ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। आज आपकी जो पीड़ा है, 8th सेंचुरी, रामानुज, ये कहा गया था तो पदाधिकारी